नमस्कार प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर निर्मल यादव। आज फिर से आपका कल्प क्लासेज में स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा, आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन के बारे में, नर्वस सिस्टम का कैसे कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे बॉडी कोऑर्डिनेट करती है। उसके बाद में न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और कितने टाइप के न्यूरॉन होते हैं, यूनिपोलर, एपोलर, मल्टीपोलर, बाइपोलर, जो भी पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि न्यूरॉन में कैसे इम्पल्स का जनरेशन होता है या निर्माण होता है और कैसे इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है या कैसे सेवन होता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। तो नर्व इम्पल्स जनरेशन के लिए सबसे पहले अपन नर्व की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो नर्व की स्ट्रक्चर में जो ये आपका एक्सोन होता है, इसमें कंडक्शन कैसे होता है इसके लिए बात करेंगे सबसे पहले। तो ये आपका एक्सोन, ये आपका नर्व का सेल बॉडी और इधर एक्सोन का एंड आ गया जहाँ पे सिनेप्टिक वेसाइकल होती है। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होता है, जो रेस्टिंग स्टेज होती है नर्व की, उसमें बात करते हैं सबसे पहले। जो न्यूरॉन होती है, अपना न्यूरॉन होता है, वो एक्साइटेबल सेल होती है। एक्साइटेबल सेल होती है, उत्तेजनशील सेल होती है। कोई भी अपने को पेनफुल स्टिमुलस या कोई भी टच करता है, कोई भी स्टिमुलस मिलता है, तो तुरंत ये उत्तेजित हो जाती है और सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करती है। तो ये एक्साइटेबल सेल होती है जिसका पोटेंशियल होता है 70 मिली। तो इस स्टेज में जो इसमें बात करें, ये आपकी एक्सोन हो गया और एक्सोन की जो मेम्ब्रेन हो गई उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। और जो इसके साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्मा न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन की नॉर्मल स्टेज में बात करें, एक एक तो एक्सोप्लाज्मा में और एक आउटसाइड न्यूरॉन या एक्सोन। तो नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, एक्सोप्लाज्मा में पोटेशियम ज़्यादा होते हैं, तो पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा होंगे और सोडियम यहाँ पे लो होता है, तो लो सोडियम। और जो अंदर होती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है। तो नॉर्मल जो स्टेट में होता है, जो पोटेशियम के लिए जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोलीमा, वो लेस परमिएबल होती है और सोडियम के लिए लेस परमिएबल होती है और पोटेशियम के लिए है मोर परमिएबल होती है, मोर परमिएबल। तो ये कंडीशन होती है। और एक पंप होता है यहाँ पे, सोडियम पोटेशियम पंप। जो पंप होता है ये एक्टिव पंप होता है। एक्टिव क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है,
और पोटेशियम यहाँ पे लो होगा, जो आउटसाइड है वो लो होगा, तो कंसंट्रेट ग्रेडियंट के हिसाब से पोटेशियम बाहर जाना चाहिए। परंतु जो ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो क्या करता है, सोडियम को अंदर ट्रांसफर करता है, 2 सोडियम को अंदर ट्रांसफर करता है और 3 सोडियम को बाहर ट्रांसफर करता है। सोडियम बाहर ज़्यादा होता है, हाई सोडियम, और इधर लो सोडियम। तो यहाँ पे भी कंसंट्रेट जो ग्रेडियंट है उसके विपरीत सोडियम को ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो होता है एक्टिव पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में हो गई। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या करता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा वो एक्टिव होगा। ये एक्टिव होगा तो 2 सोडियम को तो अंदर लाएगा, 2 सोडियम इनसाइड आएंगे और 2 पोटेशियम इनसाइड आएंगे और 3 सोडियम है वो आपके आउटसाइड जाएंगे। मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज है आपके वो आउटसाइड जा रहे हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। तो जो अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो ओवरऑल नेगेटिव होगा, तो इनसाइड पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, जो आउटसाइड होगा चार्ज वो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, इनसाइड में नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होती है, इसके कारण भी जो इनसाइड है, इनसाइड जो मेम्ब्रेन होती है वो नेगेटिव होती है। तो इस स्टेज को अपन बोलते हैं पोलराइजिंग पोलराइजिंग स्टेज। जो नर्व की पोलराइजिंग स्टेज होती है उसमें इसका पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। अब पोलराइजिंग स्टेट है तो जो इस टाइम जो यहाँ का पोटेंशियल होगा उसको बोल देंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो पोलराइजिंग स्टेट में जो पोटेंशियल होगा, जो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन आता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों होता है। एक तो सोडियम पोटेशियम पंप के कारण, जो कि 3 सोडियम को तो बाहर कर रहा है और 2 ही सोडियम अंदर ला रहा है, तो अंदर 3 तो पॉजिटिव चार्ज को बाहर फेंक रहा है और 2 ही सोडियम अंदर ला रहा है, इसका मतलब अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया और बाहर पॉजिटिव। और दूसरा कारण इसका यह है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन जो एक्सोप्लाज्म में होती है, तो इसके कारण जो पोटेंशियल होगा अंदर का वो नेगेटिव होगा, माइनस होगा। तो ये तो हो गई रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में या पोलराइजिंग स्टेट। तो ये सारा आपका हो गया। तो ये जो ये आपके सोडियम चैनल हो गए। जो पोलराइजिंग स्टेट होती है उसमें पोटेशियम चैनल है वो मोर परमेबल होते हैं, जो क्लोराइड चैनल है वो ज़्यादा परमेबल होते हैं सोडियम चैनल की तुलना में। अब आएंगे अपन बात करेंगे डीपोलराइजेशन फेज में, जहाँ पे सोडियम चैनल ज़्यादा परमेबल हो जाएंगे सोडियम के लिए। तो ये जो अपन ये बात करी, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो बात करिए माइनस 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 बार, आउटसाइड में पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिसमें माइनस होता है इनसाइड। अब जैसे ही कोई स्टिमुलेशन मिला बॉडी को,
कोई स्टिमुलस मिला या कोई भी सूचना मिली, स्टिमुलस मिला, तो ये सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और सोडियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे, सोडियम चैनल ओपन हो, और जैसे कि आपको बताया है कि आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन सोडियम होता है, वो होता है हाई, और जो इनसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन वो होता है सोडियम लो। तो जैसे स्टिमुलेशन मिला कोई बॉडी में, तो तुरंत कोई भी स्टिमुलेशन मिला या कोई भी सिग्नल मिला तो तुरंत सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और सोडियम चैनल ओपन होते ही सोडियम इनसाइड की ओर इनफ्लो हो जाएगा। तो सोडियम इनफ्लक्स होगा। जैसे ही सोडियम इनफ्लक्स हुआ तो जो यहाँ का जो पहले नेगेटिव चार्ज था वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ का नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अंदर बाहर से सोडियम जो अंदर आए, इसके कारण बाहर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस स्टेज में जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं अपन सोडियम इनफ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, जो पोलराइजिंग स्टेज थी पहले वाली, पोलराइजिंग स्टेट होती है, वो हो जाएगी रिवर्स। और रिवर्स होके क्या हो जाएगा, डीपोलराइजिंग स्टेट। और डीपोलराइजिंग स्टेट में जो ये पोटेंशियल बना अंदर पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। तो डीपोलराइजिंग स्टेट में जो, इसको बोलते हैं डीपोलराइजिंग विध्रुवण अवस्था। और जो पोलराइजिंग है उसको बोलते हैं ध्रुवण अवस्था। जो रेस्टिंग में होती है वो ध्रुवण। और जैसे ही कोई सिग्नल आया, कोई स्टिमुलेशन आ गई, तो नर्व किस फेज में चली गई, वो चली गई विध्रुवण या डीपोलराइजिंग स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है, सोडियम क्या होता है, इनफ्लक्स होता है। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है कि विध्रुवण अवस्था में कौन से आयन का अंदर आना होता है। तो इसका आंसर आएगा सोडियम इनफ्लक्स। सोडियम सेल के मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, सोडियम अंतर अंदर आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होगी इसकी विध्रुवण फेज। अब आगे क्या होगा, आगे बात करते हैं। यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे जो चार्ज था वो नेगेटिव था। तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ का आवेग था, जो यहाँ की इम्पल्स थी या जो आवेग था यहाँ का, वो ट्रांसफर होगा आगे। ये वापस, और यहाँ पे सोडियम ओपन करवाएंगे, सोडियम चैनल का ओपन कराएंगे, यहाँ सोडियम चैनल का ओपन कराएंगे। ये इस साइड को ए साइड बोलेंगे तो इस साइड को बी साइड बोल दो। तो यहाँ पे सोडियम ओपन हो गया। तो इस स्टेज में यहाँ पे डीपोलराइजेशन स्टेज आ जाएगी। डीपोलराइजेशन स्टेट कैसे आएगी, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर नेगेटिव।
तो ये करंट का फ्लो आगे से आगे ऐसे हर बार होता जाएगा। इस करंट के फ्लो में इधर डिपोलराइजेशन हो गया तो पिछले वाले जो होगा उस फेज में क्या होना है, वापस नॉर्मलाइजेशन आना है या वापस रेस्टिंग में रेस्टिंग पोटेंशियल पे आना है। तो इस अवस्था में क्या आएगा, इस अवस्था में वापस से यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और आपको सबको पता है पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है, हाई पोटेशियम होता है, और बाहर होता है लो पोटेशियम। तो उससे क्या होगा, पोटेशियम आएगा बाहर हाई से लो, तो हाई से लो में आया तो अंदर का जो पोटेंशियल था वापस पॉजिटिव, जो पोटेशियम बाहर आया तो पॉजिटिव चार्ज बाहर आया, तो अंदर का जो पोटेंशियल था वापस पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन या पुनः दूरण। जैसे पहली अवस्था थी वैसी अवस्था पे आ गया। इनसाइड क्या हो गया, नेगेटिव, और आउटसाइड क्या हो गया, आउटसाइड पॉजिटिव। ये क्यों हुआ, ये हुआ जैसे इंपल्स आगे बढ़ गई वापस नॉर्मलाइज हो गया। और इस अवस्था में इसको बोलते हैं पुनः दूरवण। ये किसके कारण हुआ, ये पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम बाहर जाने के कारण। और ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में पहुंचो, सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है 2018 वाली एग्जाम में। तो ये पूरा आपका 3 फेज हो गई, पोलराइजिंग स्टेज, डीपोलराइजिंग और रीपोलराइजिंग, दूरवण, विदूरवण और पुनः दूरवण। दूरवण में क्या होता है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है वो अंदर नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि अंदर की जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन होता है और सोडियम पोटेशियम जो एटीपेज पंप होता है, जो सोडियम, जो 3 सोडियम को तो क्या करता है ये बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को ही अंदर लाता है, इसलिए अंदर का चार्ज नेगेटिव रह जाता है। उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसमें इसके बाद में क्या हुआ, जैसा ही कोई सिग्नल स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन या अपन कोई भी सूचना आती है, तुरंत सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और सोडियम चैनल ओपन होते ही जो अंदर का चार्ज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। और प्लस में बदल जाएगा तो जो डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोल देंगे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल किसके कारण हुआ, वो सोडियम चैनल, सोडियम का अंदर आने के कारण, सोडियम इनफ्लक्स के कारण हुआ। उसके बाद में सोडियम इनफ्लक्स आने के कारण हुआ, सोडियम अंदर आने के कारण हुआ। उसके बाद में फेज आती है, वो आती है वो विदूरण फेज, जिसमें सोडियम चैनल वापस से क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम अपन जानते हैं पोटेशियम होता है वो एक्सोप्लाज्मा या इनसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा होता है। जैसे पोटेशियम चैनल ओपन हुआ तो पोटेशियम जो एक्सोप्लाज्मा के अंदर थे वो तुरंत बाहर आ गए कंसंट्रेट ग्रेडियंट की वजह से। जो ज़्यादा चीज़ अंदर होगी वो बाहर आएगी। तो पोटेशियम जैसे ही बाहर आया, पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम इफ्लक्स, इफ्लक्स हो गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर से बाहर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर आ गया तो अंदर नेगेटिव हो जाएगा वापस से, और इसको बोलते हैं पुनः दूरवण, पुनः दूरवण या डीपोलराइजिंग स्टेट। ये आपका सारा सार है। अब इसमें क्वेश्चन यही आता है कि पुनः दूरवण किसके कारण हुआ, वो होगा पोटेशियम इनफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम के बाहर आने के कारण। दूर जो आपका डीपोलराइजेशन बोलते हैं विदूरवण, वो किसके कारण हुआ, वो सोडियम के अंदर जाने के कारण। तो ये आपकी चीजें हो गई। अब आप इसकी इमेज देख लो एक बार। तो ये देखो, जैसे कोई भी जो नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो -70 मिलीवोल्ट होता है। जैसे कोई स्टिमुलेशन मिला, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, पहले जो फेज होगी उसको बोलते हैं स्लो डिपोलराइजेशन फेज या स्लो विदूरवण फेज।
फिर सोडियम फायरिंग हुई तो सोडियम तेजी से अंदर आया, तो इसको बोलते हैं रैपिड डीपोलराइजेशन या रैपिड विदूरवण फेज, जिसमें जो मेम्ब्रेन का जो माइनस वाला था वो सोडियम अंदर आने से जो क्या हो गया, प्लस में हो गया। सोडियम के अंदर आने से जो चार्ज था वो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चला गया। इसको बोलती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन के बाद में सोडियम की एंट्री बंद हो गई और पोटेशियम चैनल खुल गया। पोटेशियम चैनल जैसे ही खुला, अंदर का चार्ज वापस नेगेटिव हुआ, क्योंकि पोटेशियम बाहर गया, पॉजिटिव चार्ज तो सारा बाहर चला गया, तो अंदर वापस से नेगेटिव हो गया। तो ये सारा, इसको बोलते हैं पुनः पुनः त्वरण। बस इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि डिपोलराइजेशन में सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम अंदर आता है, और रिपोलराइजेशन में पोटेशियम चैनल ओपन होता है और पोटेशियम बाहर जाता है। यह आपका पूरा पढ़ लीजिए। ये पढ़ लिए, सोडियम इनफ्लक्स हुआ तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो गया और इसको एक्शन पोटेंशियल बन गया। एक्शन पोटेंशियल एक जगह बन गया तो अब साइड ए से साइड बी में आगे भी बढ़ेगा। तो आगे कैसे बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण ये आगे वाले को स्टिमुलेट करेगा, आगे वाले सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम चैनल ओपन हुए तो अंदर का जो चार्ज है वो यहाँ पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, और जो पहले वाला था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, रिपोलराइजेशन अवस्था में चला जाएगा। अपन अभी तक अपन ने बात की एक जोन में जो नर्व का इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन या नर्व का संचरण कैसे होता है आगे, वो पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे होता है। अभी तक तो ये पढ़ी कि ये न्यूरॉन है, जिसमें ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन में जो आवेग है, नर्व इम्पल्स है, उसका आगे ट्रांसफर कैसे हुआ वो अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें ये पढ़ेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरी कोई पेशिया या मसल्स, इसमें आवेग का ट्रांसफर कैसे होगा उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो उस चीज़ के ट्रांसफर के लिए होता है, एक चीज़ होती है सिनेप्स। सिनेप्स क्या करता है, दो न्यूरॉन को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे इस न्यूरॉन, ये न्यूरॉन है, इसका जो आपका एक्सॉन हो गया दूसरे न्यूरॉन के, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इसकी डेंड्राइटिस से इसकी डेंड्रोन से इसको बोलते हैं सिनेप्स। जो इम्पल्स ट्रांसमिट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होती है वो उसको बोलते हैं सिनेप्स। तो सिनेप्स के द्वारा इम्पल्स का ट्रांसमिट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होता है। अब सिनेप्स होते हैं वो दो टाइप के सिनेप्स होते हैं। एक तो बोले इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरा होता है केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होगा, जो एक न्यूरॉन का जो ये एक्सॉन है और ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोन है, एक न्यूरॉन का एक्सॉन और डेंड्रोन, तो उसमें जो ट्रांसफर होगा, जो इम्पल्स का ट्रांसमिट होगा या आवेग का या ट्रांसमिट होगा इम्पल्स का, वो होगा, वो डायरेक्ट होगा। जो इसमें होगा वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। डायरेक्ट गैप जंक्शन चैनल होते हैं, उसके द्वारा इस न्यूरॉन का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन में चला जाएगा डायरेक्ट गैप जंक्शन के माध्यम से। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स या विद्युतीय सिनेप्स। अब दूसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केमिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स या इसको बोलते हैं
रासायनिक रासायनिक सिनेप्स। रासायनिक सिनेप्स में क्या होता है, ये आपका एक न्यूरॉन का पार्ट हो गया, और इसके आगे अपन यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये आपका एक न्यूरॉन का एक जोन आ गया, एक जोन, और ये दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रोन आ गया। तो इस न्यूरॉन के एक्सोन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन, इसके बीच में जो इंपल्स का ट्रांसमिट होगा वो होगा न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू, न्यूरो ट्रांसमीटर के थ्रू। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो बंद होता है सिनेप्टिक वेसाइकल में। तो ये न्यूरॉन, ये एक्सोन, इसमें छोटी छोटी सिनेप्टिक वेसाइकल होती है एक्सोन की। जैसे कोई ट्रांसमिट इंपल्स ट्रांसमिट हुई यहां से, जैसे कोई इंपल्स ट्रांसमिट हुई, कैल्शियम चैनल ओपन होगा। कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो एसिटाइल कोलिन की जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस वेसाइकल को तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके इसके अंदर ला देगा। अब इस न्यूरॉन की तीन चीजें होती है सिनेप्स में। एक होती है, ये होता है सिनेप्स, सिनेप्टिक क्लिप्ट, जो बीच का स्पेस हो गया वो सिनेप्टिक क्लिप्ट होती है। जो सिनेप्स के बाद की मेम्ब्रेन होती है जो दूसरे, उसको बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मतलब बाद की मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को, जो पहले वाली होती है, उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई आपकी। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद में सिनेप्टिक क्लिप्ट हो गया बीच वाला, और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई। तो ये बता ही दिया, एक न्यूरॉन का एक जोन है, ये एक जोन का सिरा है, ये सिनेप्टिक वेसाइकल बताई दी, छोटी छोटी वेसाइकल होती है। ये प्री सिनेप्टिक झिल्ली बताई दी, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये सिनेप्टिक दरार या सिनेप्टिक क्लिप्ट हो गया। ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गई, और ये रिसेप्टर हो गए। तो यहाँ तक ये बता दिया। तो यहाँ पे आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे वेसाइकल ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन होकर सिनेप्टिक क्लिप्ट में आ गई। अब ब्रेक डाउन हो गए, सिनेप्टिक क्लिप्ट में आ गया। अब सिनेप्टिक क्लिप्ट में आने के बाद में जो इसका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पे रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर या ग्राही होते हैं। तो ये इसको जाके आवेग इंपल्स इसके जाके जुड़ जाते हैं और अगले न्यूरॉन में इंपल्स का ट्रांसमिशन कर देते हैं। तो ये सारी चीज आपका सिनेप्स के बारे में हो गया, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स के बारे में ये सारी चीजें हो गई। कैसे आवेग का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होता है, वो सारी चीज मैंने बता दी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में और ब्रेन के साथ एसोसिएट स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।